हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ करणवीर कौर। जीके गुरुकुल में आपका स्वागत है। कल तक हमने देखा था कि लूसेंट का जो फर्स्ट चैप्टर था इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, हमने कल वो पढ़ा था। अभी आज हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले जो कैबिनेट मिशन था, जैसे हमने कल वाले इसमें पढ़ा भी था कल की क्लास में, कि कैबिनेट मिशन जब आया था तो उसका मेन मकसद था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एस्टैब्लिश करना जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर सके फॉर द पाकिस्तान एंड फॉर इंडिया, दोनों ही उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का एस्टैब्लिशमेंट करना। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स थे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से लिए गए थे। एंड जो दोनों थे प्रोविंसेस एंड इंडियन स्टेट्स, इनकी जो सीट्स थी वो ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर उनको रखा गया था। एंड जो रफली हम ऐसे बोल सकते हैं कि 1 to 1 मिलियन ऐसे करके सीट्स दी गई थी। जो सीट्स का एलोकेशन था बिटवीन प्रोविंसेस एंड इंडियन स्टेट्स, वो ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन था। एंड एक सीट अलॉट की गई थी टू द 1 मिलियन ऑफ द पॉपुलेशन। और जो प्रोविंसेस की सीट्स थी वो मेनली 3 कम्युनिटीज में डिवाइड की गई। वो कौन कौन सी हैं? सिख्स, मुस्लिम्स एंड जनरल। अब यहां पे ना ध्यान रखना है, जनरली क्वेश्चन पता कैसे आ जाता है। सिख्स की ये जो सीट्स थी वो 3 मेन कम्युनिटीज में डिवाइड की गई। वो थी सिख्स, मुस्लिम्स एंड हिंदूज। ये दे देते हैं ऑप्शन में, और हमें जल्दबाजी में पता भी नहीं चलता क्योंकि ये इट सीम्स ट्रू ऑल्सो, लेकिन हिंदू नहीं है, जनरल आएगा यहाँ पे। सिख मुस्लिम एंड जनरल। ऊपर एक पॉइंट डिस्कस करना रह गया, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एस्टैब्लिश की गई थी बाय कैबिनेट मिशन, ये नवंबर 1949 को एस्टैब्लिश की गई थी बाय कैबिनेट मिशन प्लान। आगे देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो एस्टैब्लिश हुई थी, कौन कौन सी इसमें से इंपॉर्टेंट कमिटीज थी एंड उन कमिटीज के कौन कौन चेयरमैन थे। यहाँ पे वैसे डिटेल से पूरा एलैबोरेट करके एक टेबल दे रखा है, लेकिन कौन कौन सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम उसी को पढ़ेंगे एंड उसी को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, जिसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लीड किया था। वो जो चेयरमैन थे उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एंड स्टीयरिंग कमेटी, ये दोनों कमेटी इंपॉर्टेंट है और दोनों कमेटी के जो हेड थे, उसको हेड कर रहे थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। इसको आप ऐसे भी याद रखते हैं कि आर से रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी एंड आर से राजेंद्र प्रसाद, और आर एस करके जो ऐसे सीक्वेंस है हमारी इंग्लिश की अल्फाबेट्स का, तो ये दोनों आर एंड एस जो थे वो राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। तो ऐसे थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें हम अपनी तरफ से अगर बना लें तो ना ये चीजें थोड़ी और इजी हो जाती हैं दिमाग में रखना। आगे जैसे फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी जो थी उसको भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही उसके जो चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और नेक्स्ट जो एडहॉक कमेटी बनी थी ऑन नेशनल फ्लैग, इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देख रहे थे। इसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये जो कमेटी है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर कमेटी एंड स्टेट कमेटी, ये तीनों कमेटी के जो चेयरमैन थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पूछा जाता है। और जो स्टेट्स कमेटी है ना, स्पेशली इसको हम ना ज्यादातर उसके साथ कंफ्यूज कर देते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ। हमें लगता है कि स्टेट का जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और उससे पहले जब भी पूरी स्टेट्स को लेने का था, तो ये मेन काम जो था वो उनके करता धरता पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन स्टेट्स कमेटी जो है वो ध्यान में रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही उसके चेयरमैन थे। और आगे आती है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। और साथ में यहाँ पे मेंशन है, लिख रखा है पेन के साथ, कि जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी प्रोविंसेस की, इसको लीड किया था, इसको हेड थे, चेयरमैन थे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन स्टेट्स के नहीं थे, स्टेट कमेटी के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रोविंसेस के जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इनको मैं बार बार डॉक्टर बोल के डॉक्टर ही बना दे रही हूँ, लेकिन ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी, ये तो मतलब सबको पता रहता है, ये स्कूल से हम पढ़ना चालू हो जाते हैं।
और संविधान किसने बनाया, संविधान किसने बनाया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर ने। लेकिन फिर हम डिटेल में पढ़ते हैं तब पता चलता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड BR अम्बेडकर थे। एक्चुअली ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे मेन कमेटी थी, उसमें मेन ड्राफ्ट किया जाता है कि क्या क्या चीजें इसमें होगी, कैसे कैसे होगी। तो उसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। उसके नीचे आ जाता है कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इसके थे JV मेवलानकर। इसके चेयरमैन, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी मिलती थी, हमने कल पढ़ा था कि जब तक फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने फुल फ्लेजेड ऑपरेशन में नहीं आया, तब तक जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वही असेंबली ही एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी रोल प्ले कर रही थी। और इस लेजिस्लेटिव बॉडी के जो चेयरमैन थे, जब ये एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी मिलती थी तब तो इसके चेयरमैन जो होते थे जब JV मेवलानकर होते थे, लेकिन जब ये कमेटी एज ए कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी मिलती थी तब इसको कौन हेड करता था? कल पढ़ा था हमने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कल जब एंड में हम देख रहे थे तब उसमें ये चीजें थी। सो आगे ये 2-3 कमेटीज के बारे में और दिया है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कमेटीज थी वो लगभग हमने डिस्कस कर ली हैं। आगे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा बनाने का काम था, ये फाइनलाइज किया गया था। इसको कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 2 years 11 months एंड 18 days ये कॉन्स्टिट्यूशन को फुल फ्लेजेड बनाने में लगे थे। और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जो जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था, वो उसका जो फाइनल सेशन था वो 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली डेट, क्योंकि क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ऑलरेडी, UPSC ने पूछ दिया है एक बार। उसमें क्या है ना, डेट के साथ कंफ्यूज कर देते हैं इसको। इसमें ये यहाँ 13 की जगह 6 या 9 या फिर ऐसे 11 या 12 डाल देंगे। इन डेट्स पे भी हुए थे सेशन, इन डेट्स पे भी हुए थे, लेकिन इसको जो फाइनल सेशन था जिसमें अडॉप्ट किया गया था वो था दिसंबर 13, 1946। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जिसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया गया था बाय जवाहरलाल नेहरू, वो 13 दिसंबर 1946 है। तो ये चीजें थोड़ा ध्यान में रखना है। बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीजें थी वो इलेबोरेटली जो आज के कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, वो वही सारी उस टाइम पर प्रपोजल्स थे कि जैसे गारंटी करना जस्टिस, इक्विटी, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन को, बिलीव को, फेथ को, वर्शिप को, ये सब चीजें मतलब जरूरी है। माइनॉरिटीज को सेफगार्ड करना, उनके राइट्स को सेफगार्ड करना, ट्राइबल एरिया और ट्राइबल इशू, जो डिप्रेस्ड क्लास हैं, ये ट्राइबल पॉपुलेशन है, ST, SC पॉपुलेशन, डिप्रेस्ड क्लास, माइनॉरिटीज, इनकी सेफ्टी के लिए इनको सेफगार्ड करना। और फिर जो इंडिया की इंटीग्रिटी है, इसकी टेरिटोरियल जो इसका एज ए रिपब्लिक स्टेटस है या फिर सोवरेन राइट्स हैं, उसको सेफगार्ड करना। तो बेसिकली जो आज के कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें हम पढ़ते हैं वो प्रपोजल सारे उस टाइम पे इसमें जो मेन प्रपोजल्स हैं वो दे रखे हैं कि ये चीजें उस टाइम पे प्रपोज की गई, ये हम कॉन्स्टिट्यूशन में चाहते हैं, ऐसा ऐसा हमारा संविधान होना चाहिए। और संविधान के एक जो सबसे मेन मेंबर थे, वो जो किसी कमेटी को चेयरमैन नहीं थे लेकिन वो एडवाइजर थे, उनका नाम था BN राव। डॉक्टर BN राव जो थे वो एडवाइजर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। और ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। और ये कमेटी ने कितना टाइम लिया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को कितना टाइम लिया? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। उसके बाद नेक्स्ट है द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके जो मेंबर्स हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ बार ऑप्शंस में देके फिर उसके बाद में कंफ्यूज कर देते हैं बीच में, थोड़ा एक बार 2 बार अगर पढ़ लें तो दिमाग में ये बैठ सकते हैं। जैसे N गोपाला स्वामी अयंगर, अलादी, कृष्णा स्वामी अय्यर, इसको ना आप ऐसे इनके अगर सरनेम से याद रखोगे ज्यादा इजी रहेगा। जैसे A से अयंगर, अलादी, अय्यर, ऐसे करके मुंशी, तो सदुल्ला, फिर मित्तर और खैतान जो थे वो रिप्लेस हो गए थे, क्योंकि रिप्लेस नहीं हुए थे ऐसा, इनकी डेथ हो गई थी, फिर उसके बाद में जी कृष्णामाचारी के साथ में रिप्लेस कर दिए गए थे। तो इस तरीके से ये थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा। और ड्राफ्ट हमने पहले ही पढ़ा था कि जो फाइनल रीडिंग थी वो नवंबर 26, 1949 को फुल फ्लेजेड कंप्लीट हो गया और फिर फुल ऑपरेशन में आ गया था हमारा 26 जनवरी से। और इससे पहले जब हमने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को
26 नवंबर 1949 को कुछ कुछ चीजें थी जो तभी से ही ऑपरेशन में आ गई थी, जैसे सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविंशियल पार्लियामेंट्स एक्सेट्रा, और कुछ चीजें थी जो तभी से ही इमीडिएट इफेक्ट में आ गई थी। तो अगर ऐसे पूछ देता है कि उस टाइम पे कब कुछ भी इफेक्ट में नहीं आया था, या फिर और भी बहुत सारी चीजें इसमें डाल सकते हैं, तो इसमें हम थोड़ा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो कुछ कुछ चीजें थी वो तभी से इन्होंने कर दिया था कि अभी से लागू होंगी। बाकी फुल फ्लेजेड जो केम इनटू फोर्स था वो 26 जनवरी से ही हुआ था 1950 से, और इसीलिए 26 नवंबर को ही, क्योंकि तब ऑपरेशन में हमने अडॉप्ट कर लिया था, उसको हम एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं संविधान में। और इस चैप्टर में कुछ खास था नहीं, और अभी हम थर्ड चैप्टर पे चलते हैं, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ये है कि जैसे हमने कल पढ़ा था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो ब्लूप्रिंट रहेगा, जो इसका बेसिस रहेगा, जिसके ऊपर पे हम डिटेल से कॉन्स्टिट्यूशन को एलेबोरेट कर सकते हैं, वो रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये हमने कल भी देखा था। तो इसीलिए जब ये आता है कि कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन से डिफरेंट सोर्सेज हैं, कहां से हमने कौन कौन सी चीजें ली, तो इसके सबसे ऊपर सबसे पहले आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये जब आप लक्ष्मीकांत भी पढ़ते हो उसमें भी ये सेम ही दिया हुआ है, मतलब ऐसे ही है। आई थिंक ये वाली चीजें तो खाली कॉपी पेस्ट की गई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने कल ही, जैसे ये चीजें मैंने कल ही बताई थी कि ऑफिस ऑफ गवर्नर, इमरजेंसी की जो पावर थी और फेडरल सिस्टम की जो चीजें थी, इसका जो बेसिस है वो 1935 एक्ट ही था। ये सब हमने यहाँ से बोरो की थी, ये बोल सकते हैं यहीं से ही हमने आगे इसको लिया था। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से हमने लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स लिए थे, रूल ऑफ लॉ लिया था। रूल ऑफ लॉ इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। बाई कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया था, ऑफिस ऑफ कैग लिया था। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ज्यादातर इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी की जो पावर्स थी वो ली। जुडिशरी के रिलेटेड हमने ज्यादातर चीजें ना यूएसए से ली हैं। तो अगर ऑप्शन में आ जाता है और हमें कोई आंसर नहीं पता, हम और आंसर लगाना भी जरूर है, तो अगर हम यूएसए को टिक लगा देंगे तो उसके ठीक होने के चांसेस ज्यादा होंगे। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लिया, फिर जुडिशियल रिव्यू भी हमने यहीं से लिया, फिर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जैसे है ये यहाँ से लिया, हाई कोर्ट के जजेस का भी यहीं से लिया था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो 4-5 पॉइंट तो जुडिशरी के, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के यहीं से आ गए। उसके बाद में प्रियम्बल, फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट हमने यहां से लिया, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फंडामेंटल राइट्स। ये बिल्कुल नहीं भूलना, और कुछ भी भले भूल जाए कि फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिए थे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमें पता होना चाहिए कौन सी कंट्री से इंडिया ने बोरो किए हैं। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। कनाडा में जो अभी हम पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे चल रहा है ना, जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर, उसके बाद में फेडरल सिस्टम है, ये सब जो चीजें हैं जैसे इंडिया में है वैसी कनाडा में है। तो इसीलिए इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जैसे फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर टू प्रोवाइड द रेजिड्यूल पावर्स ऑफ द सेंटर, सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। ये तो मतलब इतना कैसे, ये तो शायद नहीं पूछेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैसे होने चाहिए वो हमने देखा। नॉमिनेटेड मेंबर्स जो थे राज्यसभा के वो भी हमने यहीं से लिए, और इसमें 2 चीजें मेन इंपॉर्टेंट है, मेथड्स ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और डीपीएसपी हमने यहां से बोरो किए। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, डायरेक्टली यहीं पे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट का लिया, ट्रेड एंड कॉमर्स के प्रोविजंस लिए। ये कंकरेंट लिस्ट वाला इंपॉर्टेंट है, ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है। उसके बाद में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस पे। फ्रांस से हमने लिया था एक तो रिपब्लिकन सिस्टम लिया, दूसरा हमने लिया था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये हम कॉन्स्टिट्यूशन के जो पॉल लक्ष्मीकांत की बुक है इसमें ये बहुत डिटेल से डेफिनेशंस के साथ भी दे रखे हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं, ये हमारे प्रियम्बल में भी हमारा पार्ट है, प्रियम्बल में हमने तीनों चीजें ले रखी हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी हमने कहां से ली है? फ्रांस से ली है, ये ध्यान में रखना है। फ्रेटर्निटी से फ्रांस, फ्रेटर्निटी से एफ से फ्रेटर्निटी, तो ऐसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जहां भी आएंगे ये तीनों इकट्ठे आएंगे, तो ऐसे थोड़ा दिमाग लगा कैसे भी याद रख सकते हैं।
और यूएसएसआर रशिया से उस टाइम का जो यूएसएसआर था वहां से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली। आइडियाज ऑफ जस्टिस इन प्रेम्बल लिए, ये देखना है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं एंड कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहले पार्ट में जैसे यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में बता रखा है, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में सिटीजनशिप के बारे में बता रखा है, थर्ड पार्ट में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बता रखा है। ये थर्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स के जितने भी आर्टिकल्स हैं जो यहीं से शुरू हो रहे हैं, राइट टू इक्वालिटी यहां तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डिटेल से एक एक करके देखते हैं क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। मैं आगे जाके अभी आपको बताती हूँ कि कैसे यूपीएससी ने एक ही क्वेश्चन को 3 बार रिपीट कर दिया है। अभी देखते हैं हम। सबसे पहला जो है दैट इज राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। आर्टिकल 15 जो है वो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ की बात करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, वो आर्टिकल 16 है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अब ये जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसी को ही एक ही क्वेश्चन को सेम तरीके के ऑप्शंस के साथ, ऑप्शन भी नहीं बदला, यही यूपीएससी ने 3 बार बैक टू बैक पूछ दिया है। क्वेश्चन कैसे फ्रेम होके आया है कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है, इनमें से कौन से जो आर्टिकल है उसके अंडर आता है। उसमें से ऑप्शन क्या है, ऑब्वियसली राइट टू इक्वालिटी ऑप्शन में है, 2-3 और ऑप्शन में डाले और राइट, और साथ में ये ऑप्शन में आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और मैक्सिमम जो बच्चे हैं ना, वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इसका आंसर करके आते हैं। ये वहां पे एक्चुअली एग्जाम प्रेशर अलग होता है, वो 2 घंटे कैसे निकलते हैं जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं, वो काफी मैटर करती हैं, वो चीजें अलग होती हैं। यहाँ पे बोलना काफी इजी है वैसे, लेकिन एग्जाम में दिमाग अलग एक प्रेशर कंडीशन में होता है तो इतना काम नहीं करता है। तो हम एक्सप्लॉयटेशन देखते हैं, यहाँ पे अनटचेबिलिटी, तो ये काफी ना रिलेटेबल है। दोनों चीजें अगर देखें ना, दोनों वर्ड्स काफी रिलेटेबल लगते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन है तो अनटचेबिलिटी, 2 अनटचेबल्स हैं वो एक्सप्लॉइट होते हैं। पता नहीं ऐसे कुछ करके बच्चे लिंक लगा लेते हैं कुछ, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड्स और काफी बच्चों से ये सुना है कि अनटचेबिलिटी वाला जो आंसर है उसका आंसर हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मार के आ गए। लेकिन ये ध्यान में रखना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये स्टेट अभी जो एग्जाम्स आने वाले हैं आगे, एचपीएससी भी पूछ सकता है इसको सेम। आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी राइट टू इक्वालिटी के अंडर फॉल करता है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में है आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। फिर उसके बाद में है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू एजुकेशन। ये राइट टू एजुकेशन हमने बाद में ऐड किया था बाय 86th अमेंडमेंट, ये पहले नहीं था, इसीलिए फिर 26A करके इसमें ऐड किया गया था। राइट टू एजुकेशन राइट टू फ्रीडम में आता है। ये भी वैसे आ सकता है कि राइट टू एजुकेशन इसमें से किसके अंडर फॉल करता है, तो वो राइट टू फ्रीडम के अंदर ही आता है। फिर उसके बाद में है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। देखो अब एक एक आर्टिकल को याद रखने की ऐसा भले नहीं जरूरत कि आर्टिकल 20 फंडामेंटल राइट्स तो वैसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ना ये याद रखना है कि जैसे राइट टू फ्रीडम है तो इसके अंडर ये कौन कौन से आते हैं। मिक्स नहीं कर देना है ऊपर नीचे कि राइट टू फ्रीडम का आया और राइट टू एक्सप्लॉयटेशन वाला हम टिक करके आगे, वो चीज नहीं करनी है। तो इसको तो रटी लेना है, ऐसे मान लो कि घोल के पी लो फंडामेंटल राइट्स को, तो इसमें से क्वेश्चन तो बनता ही बनेगा, बहुत हाई चांसेस है क्वेश्चन आने के। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें है आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25, 26, 27 से लेके 28, ये बस डायरेक्टली आप ऐसे भी याद रख सकते हो। 25 से लेके 28 आर्टिकल जो हैं वो राइट ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं। उसके बाद है कल्चरल एंड फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। इसमें है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। अब यहां पे ना क्वेश्चन एक और तरीके से बन के आ सकता है कि ये जो माइनॉरिटीज की बात हुई है, क्या ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की बात हुई है या फिर ये
लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी के साथ साथ रिलीजियस मिनॉरिटी की भी बात हुई है। तो ये जो है ना आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज, यहाँ पे लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस दोनों की बात है। लिंग्विस्टिक भी प्रोटेक्टेड है एंड रिलीजियस मिनॉरिटीज भी प्रोटेक्टेड हैं, तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में आगे कुछ आर्टिकल्स हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, ये सब दिया है, ये आप पढ़ लेना एक बार, लेकिन एक बार ऊपर ऊपर से इसमें से नजर मार सकते हो, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती जाऊंगी। उसके बाद आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। इसमें जो जब आप लक्ष्मीकांत में भी पढ़ते हो ना इसको, तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करके दिखाता है। ये जो डीपीएसपीज हैं ये पार्ट 4 के अंडर ऐड किए गए थे, और इसको नोवल फीचर्स भी बोला जाता है। ये नोवल फीचर्स इसको किसने बोला था? B.R. अम्बेडकर ने, बाबा साहिब अम्बेडकर ने, उन्होंने इसको नोवल फीचर्स भी बोला था। और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपीज हैं, ये 3 हिस्सों में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत में। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। सोशलिस्ट, गांधीयन, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, ये 3 उसमें कैटेगरीज में है। बाकी आगे इस चैप्टर में आई थिंक लूसेंट में डिटेल में होगा, तो हम आगे जाके इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ ये दिया हुआ है कि कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या चीजें दी हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज आ गया, फंडामेंटल ड्यूटीज भी पार्ट 4A में ऐड किए गए हैं अंडर आर्टिकल 51A। इसको अगर आप ऐसा चीज याद रख लोगे ना, यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि कौन से पार्ट के अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं, तो वो पार्ट 4A है। डीपीएसपीज जो हैं वो पार्ट 4 में खाली आते हैं। उसके बाद में पार्ट 5 में आते हैं यूनियन, और फिर ये सारी चीजें जो है ना हम आगे जाके जब जैसे जैसे चैप्टर आएगा ना वैसे वैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, क्योंकि ऐसे ये वैसे मुझे लग नहीं रहा कि ऐसे दिमाग में रहेगा। जैसे आर्टिकल 74 है, आर्टिकल 74 काफी इंपॉर्टेंट है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एड एंड एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। और ऑर्डिनेंस जो पास करने का है वो कहाँ, 123 ये रहा, आर्टिकल 123। ये जो ऑर्डिनेंस पास, इसमें जो है प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर सकता है, पास कर सकता है ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसका आगे मतलब क्या है। तो वो आर्टिकल 123 है कि ऑर्डिनेंस का, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को पास कर सकता है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। उसके बाद मनी बिल वाला एक इम्पॉर्टेंट है, वो ये रहा आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 ये मनी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट हैं। जैसे जो पार्ट 9 है, पार्ट 9 में पंचायत के बारे में बोला गया है, ये रहा पंचायत पार्ट 9। और उसके बाद जो पार्ट 9A है उसमें म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बोला है। ये FSSAI का कोई एग्जाम आया था, मैं उसका कोई क्वेश्चन पेपर देख रही थी, उसमें भी ये क्वेश्चन ना पूछा हुआ था ऐसे डायरेक्टली कि पंचायत जो है वो कौन से पार्ट में आता है, मतलब इसका कौन सा पार्ट है। ये पार्ट 9 है पंचायत का। उसके बाद में इमरजेंसी का भी इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ पे है 18, पार्ट 18 जो है वो उसमें इमरजेंसी प्रोविजंस दे रखी हैं। फिर उसके बाद में है बाकी जो चीजें हैं ना इसके रिलेटेड, जैसे पार्ट 20 जो है वो आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आर्टिकल 368 के अंडर ही हो सकती है, और इसके लिए 50% ऑफ द मेजोरिटी चाहिए होती है, 50% और 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए होती है, और कंसेंट इसके साथ साथ में 1/3 ऑफ द स्टेट जो है उसका कंसेंट चाहिए होता है, और वो 50% मेजोरिटी के साथ जब पास कर देते हैं।
ये ऐसे पता नहीं चलेगा। इसको जब आगे पढ़ेंगे ना और डिटेल के साथ में थोड़ा, तो तब लिख के सब डिटेल से इसको बता देंगे। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करते हैं। इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स देख लिए हमने जो थोड़े बहुत थे, बाकी पार्ट्स देख लिए। बाकी आगे जो है ना वो डिटेल में जब जाएंगे एक एक करके, तो उसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो होप आपको यहाँ तक का सेशन जो है, आज चीज़ें जो हैं वो समझ आ गई होंगी। तो कल हम एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट जो चैप्टर है लूसेंट का, उसमें मिलेंगे और आगे चीज़ों को फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।